हेलो एवरीवन। तो बायोकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लिपिड राफ्ट्स। सेल बायोलॉजी जो आपकी यूनिट है उसका ये छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इससे पूछे जाते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो लिपिड राफ्ट्स है ना, लिपिड राफ्ट्स जब भी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, लिपिड्स है ना। और लिपिड से हमें क्या पता होना चाहिए, लिपिड राफ्ट्स होते क्या हैं, है ना, कैसे ये बनते हैं। तो ये कहता है कि स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल ये आपस में क्लस्टर कर लेते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जो है वो ग्रुप बना करके ऐसे बिल्कुल ठीक है क्लस्टर जब कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, कहाँ पे, हमारी सेल मेम्ब्रेन में, तो वहाँ पे बनते हैं क्या, लिपिड राफ्ट्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो किसी एक अलग वीडियो में हम क्या करेंगे, लिपिड राफ्ट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। चलो, तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की छोटी छोटी जो वीडियोस हैं है ना, कुछ लंबे लंबे लेक्चर्स हैं वो हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेक्चर जो है वो अपलोड हो गया है, ताकि आप उसको देख सकें, आप उसको समझ सकें, आप उसको सीख सकें, है ना, और एग्ज़ाम में अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को टारगेट कर सकें। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है ये, बोलते हैं डिफरेंट लिपिड स्पीशीज of the plasma membrane are asymmetrically distributed in the two leaflets of the bilayer। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, मुझे आपको ये ना बताना पड़े कि जो सेल है, हमारा सेल मेम्ब्रेन है, उसके दो लीफलेट्स होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं और आप लोगों को ऑलरेडी पता है। लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। इसमें ये आपका कौन सा, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और ये वाली फैटी एसिड वाली लंबी लंबी चेन्स जो लेग वाला पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो है वो दो लीफलेट्स में प्रेजेंट होती है। ये कहना चाह रहा है कि जो लिपिड स्पीशीज है ना, डिफरेंट काइंड के लिपिड्स होते हैं, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स है ना, ये एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना। हो सकता है यहाँ पे कहीं ज़्यादा लिपिड्स हों, यहाँ पे ज़्यादा हों, यहाँ पे बीच में कम हो, तो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी दोनों लीफलेट्स में, राइट। उसके बाद ये बोल रहा है इवन विद अ सिंगल लीफलेट द लिपिड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म। अब ये बोल रहा है कि अगर तुम एक सिंगल लीफलेट को भी उठा करके देखोगे ना, तो उसमें भी आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है लिपिड्स की वो यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, है ना। हो सकता है कि यहाँ से जो लेयर है वो पतली हो, है ना, यहाँ पे लिपिड का कंटेंट ज़्यादा हो, फिर यहाँ से पतली हो, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है बोथ लीफलेट्स में भी, और एक सिंगल लीफलेट में भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे एरिथ्रोसाइट, क्या होते हैं एरिथ्रोसाइट, हमारे आरबीसी सेल के बारे में आपको बताया है कि अलग अलग लिपिड्स का क्या परसेंटेज है। ठीक है, परसेंट ऑफ टोटल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कौन सी लीफलेट में है ज़्यादा, इनर वाली में या आउटर वाली में। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपके लिए क्या दिया हुआ है, फोस्फोटिडाइल इथेनोलमाइन। ये जो टाइप का लिपिड है ना, ये ओवरऑल 30% प्रेजेंट होता है आरबीसी के सेल में। ठीक है, और ज़्यादा जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, इनर लीफलेट वाली साइड पे देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद फोस्फोटिडाइल कोलिन, ओवरऑल मतलब 100% में से 30% ये था, 27% ये है, राइट। अब उसके बाद ये वाला जो है वो देखो आउटर लीफलेट पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या है, स्फिंगोमाइलिन 23%, ये भी आउटर लीफलेट पे देखने को मिल रहा है ज़्यादा। उसके बाद फॉस्फेटिडाइल सीरीन 15%, ये इनर लीफलेट पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि फोस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन अगर आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ होता है, इनर लीफलेट वाली साइड पे। वहीं पे फोस्फेटिडाइल कोलिन पूछ ले तो आउटर लीफलेट वाली साइड पे, है ना। स्फिंगोमाइलिन पूछ ले आउटर लीफलेट वाली साइड पे, फोस्फेटिडाइल सीरीन पूछ ले तो कहाँ पे, इनर लीफलेट वाली साइड पे। ठीक है, उसके बाद फोस्फेटिडाइल आइनएसीटोल पूछ ले, पीआई, तो ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर लीफलेट पे, राइट। उसके बाद
फोस्फोटिडाइल आयन एसीटोल 4 फॉस्फेट, ये भी इनर पे। उसके बाद फोस्फोटिडाइल आयन एसीटोल 4,5 बिस फॉस्फेट और इसके साथ साथ फॉस्फेटिडिक एसिड, ये सारे के सारे जो हैं वो इनर लीफलेट पे प्रेजेंट होते हैं। और ये फोस्फोटिडाइल आयन एसीटोल वगैरह ये सारे मिलकर के 5% है ना, टोटल 5% बनाते हैं और ये सारे के सारे इनर लीफलेट पे प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये छोटा सा आपको टेबल दिया है, इसको देखो मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कई बार जो है ना चीज़ें पूछ लेता है कि बताओ फोस्फोटिडाइल कोलिन जो है वो किस लीफलेट पे होगा, तो फिर वहाँ पे फंस जाएंगे हम, है ना। इसलिए याद रख लो, इसको एक बार रीड आउट कर लो, दैट्स इट। ओके, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, है ना, जैसे कि सेरेब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड्स, बोल रहे विच टिपिकली कंटेन लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, है ना। लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या होता है कि जो ये लेग्स थी ना, ये वाली लेग्स, ये अब इनमें जो कार्बन चेन है ना वो ज़्यादा लंबी होगी, ठीक है। बोल रहा है कि जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होते हैं ना, क्योंकि इनके पास क्या होती है, लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, फॉर्म कर लेते हैं एक ट्रांजिएंट क्लस्टर इन द आउटर लीफलेट दैट लार्जली एक्सक्लूड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे लिपिड राफ्ट बनता है ना, वहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है उसके बारे में आपको बताया है। बोल रहे हैं नॉर्मली देखो, अगर आप सेल की ये मेम्ब्रेन है ना, किससे बनी हुई है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स पड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ पे लिपिड राफ्ट बन जाएगा वहाँ पे लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। लिपिड की मात्रा ज़्यादा होने का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया ना कि लिपिड किस किस से मिलकर के बना हुआ है। लिपिड बना हुआ है आपका स्फिंगोलिपिड प्लस कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्फिंगोलिपिड है ना, ये कौन से आ जाते हैं, जिनके पास लॉन्ग सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन होती है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये वहाँ पे क्लस्टर बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये ट्रांजिएंट क्लस्टर होता है, मतलब कि ये जो क्लस्टर होता है ना, ये परमानेंट नहीं होता, ठीक है। ये वहाँ से कभी भी रिमूव हो सकता है, कभी भी वहाँ पे बन सकता है। ये इसका काम सिर्फ ये है कि ये जब यहाँ पे आ जाएगा ना, तो यहाँ से जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होंगे उनको निकाल देता है, उनकी जगह हड़प के बस अपना जो है यहाँ पे बैठ जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो थिकनेस है ना वो बढ़ जाती है, बस इतनी सी बात है। बोल रहे हैं विच टिपिकली कंटेन वन अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल ग्रुप एंड अ शॉर्ट सैचुरेटेड एसाइल ग्रुप। जो आपके ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, उनके बारे में बताया है कि एज कंपेयर टू दीज ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, इनके पास क्या होता है, एक तो अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन होती है एक, और साथ में शॉर्ट सैचुरेटेड एसाइल ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए ये कोलेस्ट्रॉल के साथ अच्छे से क्या कह सकते हैं कि बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं कोलेस्ट्रॉल के साथ। इसीलिए जो स्फिंगोलिपिड्स है ना, इनके पास लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के साथ अच्छे से चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से ये वहाँ पे लिपिड राफ्ट की फॉर्मेशन कर पाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से थिकनेस जो है वो बढ़ जाएगी मेम्ब्रेन की, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। आगे चलते हैं, आगे क्या बताया, बोल रहे द लॉन्ग सैचुरेटेड असाइल ग्रुप्स ऑफ स्फिंगोलिपिड्स can form more compact, more stable association with the long ring system of cholesterol than can shorter, often unsaturated chains of phospholipid। अब आपसे क्वेश्चन अराइज ये हो सकता है कि भाई जो फॉस्फोलिपिड्स थे वो क्यों नहीं कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर के लिपिड राफ्ट बना रहे हैं, है ना, स्फिंगोलिपिड्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो इन्होंने रीज़न दिया है क्योंकि जो स्फिंगोलिपिड्स होते हैं ना, वो लॉन्ग सैचुरेटेड असाइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादा अच्छे कॉम्पैक्ट तरीके से, ज़्यादा स्टेबल तरीके से कोलेस्ट्रॉल का जो रिंग स्ट्रक्चर होता है ना उसके साथ एसोसिएट कर पाते हैं, उसके साथ जुड़ पाते हैं। वहीं पे क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनके पास शॉर्ट चेन होती है और अनसैचुरेटेड होती है एक तो इस वजह से वो कोलेस्ट्रॉल के साथ अच्छे से एसोसिएट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वहाँ पे लिपिड राफ्ट नहीं बन पाता, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले कि वाई स्फिंगोलिपिड्स, तो आपको ये आंसर लिख के आना है कि लॉन्ग सैचुरेटेड असाइल ग्रुप्स इसके पास होती हैं जो इसको कॉम्पैक्शन करने में और स्टेबिलिटी देने में हेल्प करता है, राइट।
ओके अब ये क्या बोलता है, बोल रहे द कोलेस्ट्रॉल स्फिंगोलिपिड माइक्रोडोमेन्स इन द आउटर मोनोलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर स्लाइटली थिकर एंड मोर ऑर्डर्ड। मोर ऑर्डर होने का मतलब क्या है, लेस फ्लूइडिक नेचर होना, ठीक है। देन नेबरिंग माइक्रोडोमेन्स रिच इन फॉस्फोलिपिड एंड आर मोर डिफिकल्ट टू डिजोल्व विद नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। देखो समझो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल स्फिंगोलिपिड वाला अब लिपिड राफ्ट बन गया, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड आ करके जुड़ गए, वो पूरा माइक्रोडोमेन ये वाला जैसे, ठीक है, ये पूरा माइक्रोडोमेन जो है इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया थिकनेस जो है वो बढ़ गई, यानी कि ये ज़्यादा ऑर्डर्ड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। ज़्यादा ऑर्डर्ड स्टेट में होने का मतलब क्या है, लेस फ्लूइडिक नेचर होना, ठीक है। लेस फ्लूइडिक नेचर का मतलब क्या है कि यहाँ से अब अगर कोई चीज़ अंदर से बाहर जानी चाहिए ना, तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कम करेगा। वहीं पे अगर दूसरी साइड पे अगर आप देखो जहाँ पे लिपिड राफ्ट नहीं बना है, वहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी है ना, यानी कि वहाँ से आराम से जो ट्रांसपोर्टेशन है या जो भी चीज़ें मेम्ब्रेन को कैरी आउट करनी है ना, वो ईजिली हो पाएंगी, ठीक है। तो यानी कि बाकी सारा जो है वो फ्लूइडिक नेचर रहता है, लेकिन जहाँ पे लिपिड राफ्ट बन जाए वो ज़्यादा ऑर्डर्ड स्टेट हो जाती है और लेस फ्लूइडिक नेचर हो जाता है वहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि अब अगर तुम मान लो कि ये पूरा सेल है ना, इसमें यहाँ पे लिपिड राफ्ट बन चुका है, ठीक है, बाकी सारी जगहें जहाँ पे लिपिड राफ्ट नहीं बना है वो वैसे ही है। अब तुमने इसको ट्रीट किया किसके साथ, नॉन आयनिक डिटर्जेंट के साथ, ठीक है, तुमने नॉन आयनिक डिटर्जेंट डाल दिया। अब ये बोल रहा है कि नॉन आयनिक डिटर्जेंट ये वाला जो हिस्सा है ना, जितने जितने में लिपिड राफ्ट बना है, वो इसको तोड़ नहीं पाएगा। बाकी सारी मेम्ब्रेन तो डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये वाला हिस्सा वो तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। अभी बोलते हैं दे बिहेव लाइक लिक्विड ऑर्डर्ड स्फिंगोलिपिड राफ्ट adrift on an ocean of liquid disordered phospholipids, ठीक है। बोलते हैं ये पता है कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा कि जैसे तुमने पानी लिया और पानी के ऊपर जो है वो ऑयल की एक बूंद डाल दी। क्यों, क्योंकि पानी की तरह जो पानी है ना, वो किसको सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे, वो सारी फॉस्फोलिपिड की लेयर जहाँ पर क्या नहीं बना था, लिपिड राफ्ट नहीं बना था, क्योंकि नॉन आयनिक डिटर्जेंट इस वाले हिस्से को पूरा का पूरा डिसॉल्व कर देगी, ठीक है। और जो डिसॉल्व नहीं होगा वो क्या है, लिपिड राफ्ट। तो ये कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि जैसे पानी के ऊपर तुमने ऑयल की बूंद डाल दी है, तो ये उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे तैर रहा होगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि कैसे बिहेव करेगा, लिक्विड ऑर्डर्ड स्फिंगोलिपिड, ऑर्डर अपना तोड़ नहीं रहा है ये, ठीक है, अपनी पूरी ऑर्डर्ड स्टेट में ही है, तभी तो इंटैक्ट रह रहा है ना ये, ठीक है। और ये किसके ऊपर तैर रहा होगा, लिक्विड डिसऑर्डर्ड, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है वो डिसऑर्डर हो गया होगा नॉन आयोनिक डिटर्जेंट की वजह से, राइट। आई होप आई एम क्लियर। चलो नेक्स्ट चीज ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है दीज लिपिड राफ्ट्स आर रिमार्केबली एनरिच्ड इन 2 क्लासेस ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। बोल रहे कि जो लिपिड राफ्ट्स है ना, ये 2 क्लास ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की एनरिचमेंट वहां पे देखी जाती है जहां पे लिपिड राफ्ट बन जाए, ठीक है। बोल रहे दोज एंकर टू दी मेम्ब्रेन बाय कोवलेंटली अटैच लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच थ्रू दी सिस्टीन रेजिड्यू, ठीक है। बोल रहे ये जो 2 इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना, ये कैसे जुड़ी होती हैं मेम्ब्रेन के साथ, तो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती हैं, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन पाता है, क्योंकि एक्चुअली में ये जो अटैचमेंट है ना लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, ये सिस्टीन रेजिड्यू के थ्रू कोवलेंट बॉन्ड बना लेती हैं, जिसकी वजह से ये क्या कह सकते हैं, मेम्ब्रेन एंकर्ड प्रोटीन हो जाती हैं, ठीक है। अभी बोल रहा है कि ये जो है ना, मतलब ये जो ग्रुप, ये जो आपस में यहाँ पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, ये या तो 2 पाल्मिटॉइल ग्रुप्स हों, है ना, जैसे एक पाल्मिटॉइल ग्रुप आपको यहाँ दिखाया है, बोल रहे यहाँ पे भी पाल्मिटॉइल ग्रुप हो, या फिर अगर एक पाल्मिटॉइल ग्रुप है और दूसरा मेरिस्टॉल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इस तरह से ये होगी आपकी एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का मतलब क्या है, ठीक है। अब उसके बाद ये बोल रहा है या तो देखो एक प्रोटीन ऐसी बन जाए कि दोनों मेरिस्टॉल ग्रुप्स प्रेजेंट हो, या दोनों पाल्मिटॉल ग्रुप्स प्रेजेंट हो,
या फिर एक पाल्मेटॉइल और दूसरा जो है वो कौन हो, मेरिस्टोल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो इस तरह से एक जो है वो आपकी क्या बन गई, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बन गई। ठीक है, और बोल रहे दूसरा क्या है, जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स हो सकती हैं। तो ये देखो इतनी बड़ी, ये है आपकी जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। ये बोलता है कि लिपिड राफ्ट जहां पे बन जाए ना, वहां पे ये दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इनको याद रख लो। अगर कहीं पे ऐसा आपको कोई एक्सपेरिमेंट बना के दे दिया कि भाई जो मेम्ब्रेन है सेल की, उसके ऊपर क्या क्या देखने को मिला है, पाल्मेटॉइल ग्रुप्स देखने को मिले हैं, जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन देखने को मिला है, या ऐसे लिखा है कि पाल्मेटॉइल ग्रुप मिला है, मेरिस्टोल ग्रुप मिला है और जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स मिली हैं, तो बताओ कि वो कौन से वाला हिस्सा है। तो फटाक वहाँ पे लिपिड राफ्ट को चूज़ करो, क्योंकि लिपिड राफ्ट में इन जो प्रोटीन्स हैं ना, ये दो क्लासेस की जो प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये देखने को मिलती है, इनकी एनरिचमेंट होती है वहाँ पे। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब उसके बाद क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रिज्यूमेबली these lipid anchors like the long saturated acyl chains of the sphingolipids form more stable association with cholesterol and long acyl groups in the raft than with the surrounding phospholipid। अब ये वही चीज़ बोल रहा है कि जो लिपिड एंकर्स होते हैं ना, जो ये प्रोटीन्स हैं, है ना, ये ज़्यादा कहाँ पे मतलब आपको एंकर्ड हुई मिलेंगी। तो ये बोल रहा है कि जहाँ पे लॉन्ग सैचुरेटेड असाइल चेन्स होंगी स्फिंगोलिपिड्स की, है ना, क्योंकि ये इनके साथ ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि स्फिंगोलिपिड जो है वो कोलेस्ट्रॉल के साथ ज़्यादा अच्छे से जो है वो एंकर्ड है ना, अच्छे से ज़्यादा एसोसिएट हो पा रहा है। ठीक है, तो ये जो लिपिड एंकर प्रोटीन्स हैं ये भी ज़्यादा जो है वो यहीं पे मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप फॉस्फोलिपिड्स के साथ देखोगे तो सेम रीज़न है, क्योंकि ये शॉर्ट असाइल चेन प्रेजेंट होती है, तो ये अच्छे से एंकर नहीं कर पाते हैं उनके साथ। ठीक है, अब आगे लिखा है इट इज़ नोटेबल दैट अदर लिपिड लिंक्ड प्रोटीन्स दोज विद कोवलेंटली अटैच्ड आइसोप्रेनाइल ग्रुप्स सच एज फार्नेसाइल आर नॉट प्रेफरेंशियली एसोसिएटेड विद द आउटर लीफलेट ऑफ द स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल राफ्ट्स। अब ये बोल रहा है कि देखो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स जो होंगी वो यहीं पे मिलेंगी। ठीक है, कुछ लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स जो कि कोवलेंटली लिंकेज से ही अटैच होती हैं, जैसे कि आइसोप्रेनाइल ग्रुप्स हो गए, जैसे यहाँ पे दिखाया है आपको, ये देखो फार्नेसाइल ग्रुप। ठीक है, तो फार्नेसाइल ग्रुप वाली जो हैं बोल रहे कि प्रेफरेंशियली ऐसा कुछ नहीं है कि ये एसोसिएट होंगे आउटर लीफलेट ऑफ स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल राफ्ट के साथ ही। ठीक है, ये आपको फॉस्फोलिपिड वाली प्लेस में भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, लेकिन आपको दो नाम जो हैं वो याद रखने हैं, एक तो पाल्मेटॉइल ग्रुप याद रखना है और एक मेरिस्टोल ग्रुप याद रखना है, और जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन तो याद ही रखना है। राइट, ये तीन जहाँ पे भी मिल जाए ना ज़्यादा अमाउंट में, समझ जाओ वहाँ पे लिपिड राफ्ट बना हुआ है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है वो समझो। बोल रहे द राफ्ट एंड सी डोमेन्स of the plasma membrane are not rigidly separated। ठीक है, राफ्ट वाला हिस्सा देखो, जैसे मान लो कि ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाला है आपका राफ्ट वाला हिस्सा, और जो बाकी बच गया ना इसको सी कहा जा रहा है। ठीक है, जो नॉर्मल आपकी मेम्ब्रेन रह गई बाकी। बोल रहे कि ये जो राफ्ट वाला हिस्सा है ना, और जो आपका सी वाला हिस्सा है, ये वाला सी वाला हिस्सा, ठीक है, और ये राफ्ट वाला हिस्सा, बोल रहे ये दोनों एक दूसरे से रिजिडली कोई सेपरेटेड नहीं होते कि यहाँ वाली चीज़ें यहाँ नहीं जा सकती और यहाँ वाली यहाँ नहीं जा सकती, ऐसा नहीं होता। बोलते कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं ना, ये मूव करती रहती हैं। ठीक है, ये लिपिड राफ्ट से अंदर भी जा सकती हैं और बाहर भी जा सकती हैं। ठीक है, ऑन अ टाइम स्केल ऑफ सेकेंड्स। बोले बट इन शॉर्टर टाइम, अगर यही टाइम आप माइक्रो सेकेंड्स में गिनोगे, है ना, अगर आप माइक्रो सेकेंड्स का स्केल यूज़ कर रहे हो, मोर रेलेवेंट टू मैनी मेम्ब्रेन मीडिएटेड बायोकेमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, अब देखो जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस है ना, वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप शॉर्टर टाइम स्केल को यूज़ करो। बोल रहा है मैनी ऑफ दीज प्रोटीन्स रिजाइड प्राइमरीली इन राफ्ट। बोल रहा है अब अगर तुम माइक्रो सेकेंड्स वाला जो स्केल है ना उसको अगर देखो, उसके बिहाफ पे अगर देखो, तो ज़्यादा जो प्रोटीन्स हैं वो कहाँ रिसाइड कर रही हैं, जहाँ पे राफ्ट बना हुआ है वहाँ पे। राइट,
अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ बोल रहा है वी कैन एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ द सेल सरफेस ऑक्यूपाइड बाय राफ्ट्स फ्रॉम द फ्रैक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट रेजिस्ट डिटर्जेंट सॉल्युबलाइजेशन। बोल रहे कि अगर आपको एस्टिमेट करना है कि किसी भी सेल में, है ना, एक सेल है, इसमें कितने राफ्ट फॉर्मेशन है, तो क्या करो, उसकी क्या करवा दो, डिटर्जेंट सॉल्युबलाइजेशन करवा दो, डिटर्जेंट के साथ उसको ट्रीट करवाओ। अभी हमने देखा कि नॉन आयनिक डिटर्जेंट जो है वो राफ्ट वाले हिस्से को क्या नहीं कर सकते, सॉल्युबलाइज नहीं कर सकते। तो जो हिस्सा सॉल्युबलाइज नहीं होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना राफ्ट जो है वो इस सेल में प्रेजेंट था, राइट। तो बोल रहे विच कैन बी एज हाई एज 50% इन सम केसेस। तो कई केसेस में ये जो है वो कितना प्रेजेंट होता है, लगभग 50%, राइट। चलो उसके बाद ये बोल रहे हैं बिकॉज मोस्ट सेल्स एक्सप्रेस मोर देन 50 डिफरेंट काइंड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इट इज लाइकली दैट अ सिंगल राफ्ट कंटेन ओनली अ सबसेट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, ये बोल रहा है कि जितने भी हमारे डिफरेंट सेल्स हैं वो लगभग 50 डिफरेंट काइंड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स लेकर के बैठे हुए हैं, है ना, उनको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, बोल रहे इट इज़ लाइकली दैट अ सिंगल राफ्ट कंटेन अ सबसेट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। बोल रहे ये ऐसा ही है कि जो एक सिंगल राफ्ट है ना, उसमें सबसेट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है वो छोटे छोटे सबसेट्स जो हैं वो पड़े होंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के, है ना। और बोल रहे हैं एंड दैट दिस सेग्रीगेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फंक्शनली सिग्निफिकेंट। और बोल रहे हैं कि ये जो सेग्रीगेशन है ना, कि जो मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं वो ऐसा नहीं है कि जैसे एक टाइप का प्रोटीन जो है वो इसी हिस्से में पड़ा है, अब ये वाला टाइप का प्रोटीन जो है वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ना। तो यानी कि यही हुआ ना कि सबसेट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है वो अलग अलग जगह पे पड़े हुए हैं, है ना। और एक राफ्ट में अगर एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन है तो वो दूसरे राफ्ट में भी प्रेजेंट हो सकता है। बोल रहे ये जो सेग्रीगेशन है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जगह जगह पे, इसका कोई फंक्शनल सिग्निफिकेंस होगा तभी ये ऐसे है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे बताया है फॉर अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इंट्रैक्शन ऑफ 2 मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, बोल रहा है कि कोई प्रोसेस है जिसमें 2 मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का क्या होना है, इंटरेक्शन होना है। बोल रहे देयर प्रेजेंस इन अ सिंगल राफ्ट वुड ह्यूजली इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ देयर कोलिजन। बोल रहे अब एक ही सिंगल राफ्ट में वो दोनों के दोनों प्रोटीन्स पड़े हुए हैं, है ना, तो उनकी संभावना जो है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करने की वो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी ना। और यही तो चाहते थे, क्योंकि आप इंटरेक्शन करवा रहे थे दोनों मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की, राइट। तो इसका कोई फंक्शनल सिग्निफिकेंस होता है, इसीलिए जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उनकी सेग्रीगेशन होती है थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब बोल रहा है सर्टेन मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एंड सिग्नलिंग प्रोटीन्स फॉर एग्जाम्पल सीम टू बी सेग्रीगेटेड टुगेदर इन मेम्ब्रेन राफ्ट्स। बोल रहे कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, है ना, या कुछ ऐसा समझ लो कि कुछ मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स और सिग्नलिंग प्रोटीन्स होती हैं, जहाँ पे भी देखो राफ्ट बन जाता है ना, मेम्ब्रेन राफ्ट बन जाता है, वहाँ पे मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, सिग्नलिंग प्रोटीन्स, इनका काम आता ही आता है। कैसे आता है देखो, बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंट शोज दैट सिग्नलिंग थ्रू दीज प्रोटीन्स कैन बी डिसरप्टेड बाय मैनिपुलेशंस दैट डिप्लीट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड डिस्ट्रॉय लिपिड राफ्ट्स। बोला अगर तुमने क्या किया, कैसे पता चला कि जो लिपिड राफ्ट वाला हिस्सा है वहाँ पे मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे सिग्नलिंग प्रोटीन्स जो है वो ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू बाकी सेल ना, यहाँ पे ज़्यादा सिग्नलिंग प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इन्होंने ये लिपिड राफ्ट वाला जो हिस्सा है ना, इसको डिस्टर्ब करके देखा। जब इन्होंने डिस्टर्ब करके देखा तो वहाँ पे पता चला कि ये जो ये रिसेप्टर्स हैं ना, और जो सिग्नलिंग है प्रोटीन्स की, ये कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन जब ये जो आपका ये लिपिड राफ्ट है, जब ये बिल्कुल इंटैक्ट रह रहा है ना, तब इसमें कोई भी ऐसा डिस्ट्रप्शन देखने को नहीं मिल रहा था इन प्रोसेसेस में। ठीक है, तो वहाँ से हमें पता चला कि जो लिपिड राफ्ट वाला हिस्सा है ना, इसके ऊपर अच्छी खासी मात्रा में मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स और सिग्नलिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जो आगे चल करके जब सिग्नलिंग पाथवे चलते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्या चीज़ ये बता रहा है कि कैवलिन जो है ये क्या है, एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है विद 2 ग्लोबुलर डोमेन्स। ठीक है, इसके पास क्या होती हैं, 2 ग्लोबुलर डोमेन्स होती हैं, कनेक्टेड बाय अ
हेयरपिन शेप्ड हाइड्रोफोबिक डोमेन। तो ये जो दो ग्लोबुलर डोमेन्स हैं ये आपस में हेयरपिन शेप्ड है ना, एक हाइड्रोफोबिक डोमेन होती है, उससे ये आपस में जुड़ी होती हैं दोनों ग्लोबुलर डोमेन्स। बोल रहा है विच बाइंड्स द प्रोटीन टू द साइटोप्लाज्मिक लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोल रहा है अब ये जो ग्लोबुलर डोमेन है ना, ये इनको क्या कर रही है, ये साइटोप्लाज्मिक साइड जो होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जैसे ये सेल है, सेल का साइटोप्लाज्मिक वाला हिस्सा कौन सा, वो अंदर वाली साइड पे, ठीक है। तो ये अंदर वाली साइड पे उसको बाइंड करके रखने में हेल्प करती है, राइट। चलो इसका डायग्रामेटिकली देखते हैं। जैसे अगर आप माइक्रोस्कोप से, अगर आपको कभी सौभाग्य प्राप्त हो देखने का, तो देखना कुछ इस तरह से ये दिखता है, ठीक है। तो एक यहाँ से इन्होंने जो कैव्युले का डायग्राम है ना वो उठा करके यहाँ पे बनाया है। क्या बोल रहा है ये, बोल रहा है 3 palmitoyl ग्रुप्स अटैच टू द कार्बोक्सिल टर्मिनल ग्लोबुलर डोमेन फर्दर एंकर इट टू द मेम्ब्रेन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 3 palmitoyl ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होते हैं, ठीक है, जो ग्लोबुलर डोमेन है ना उसके कार्बोक्सिल टर्मिनल के साथ, और फिर ये मेम्ब्रेन के साथ एंकर होती है, ठीक है, ये कैवलिन प्रोटीन। अब ये बोल रहा है जो कैवलिन है ना ये एक्चुअली में क्या है, अ फैमिली ऑफ रिलेटेड कैवलिन्स। ये क्या करता है, डाइमर बनाता है, फॉर्म्स डाइमर एंड एसोसिएट विद कोलेस्ट्रॉल रिच रीजन्स इन द मेम्ब्रेन। तो जहाँ जहाँ पे अभी मैंने आपको बताया जहाँ पे लिपिड राफ्ट होगा वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है, वहाँ पे स्फिंगोलिपिड्स हैं, है ना। तो कैवलिन प्रोटीन क्या करती है, डाइमर बना लेती है, और कहाँ पे एसोसिएट होगी, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा अमाउंट में पड़ा हुआ है, यानी कि लिपिड राफ्ट वाले एरिया में ये ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है एंड द प्रेजेंस ऑफ कैवलिन डाइमर्स फोर्स द एसोसिएटेड लिपिड बाइलेयर टू कर्व इनवर्ड फॉर्मिंग अ कैवले। अब बोल रहा है कि ये जो कैवलिन डाइमर्स है ना, जैसे ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये जो कैवलिन डाइमर्स है वाइट जैसे कलर में, ये क्या करते हैं, ये जैसे मान लो कि ये सेल था पूरा, ठीक है। अब ये तो पहले ऐसे चिपक गया होगा, ठीक है। अब ये जो कैवलिन डाइमर्स ऐसे करके जुड़े हुए हैं ना, ये क्या करते हैं, इनवर्ड वाली साइड को, है ना, सेल के साइटोप्लाज्मिक वाली साइड को धक्का देंगे और इस तरह से कैवले के फॉर्मेशन करते हैं ये, ठीक है। कैवले का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी गुफाएं, लिटिल केव्स, ठीक है। तो ये केव लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब इनका यूज क्या होता है, बोले कैवले आर अनयूजुअल राफ्ट्स। कैवले जो है वो अनयूजुअल राफ्ट्स हैं, क्यों, क्योंकि ये बोथ लीफलेट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं। जो आपकी बाइलेयर है ना, मेम्ब्रेन जो है उसके बोथ लीफलेट्स को, इनर लीफलेट को भी और एक्स्ट्रा वाले यानी कि आउटसाइड वाले लीफलेट को भी, ठीक है। बोल रहे एक आ गया आपका कौन सा, साइटोप्लाज्मिक लीफलेट, फ्रॉम विच द कैवलिन ग्लोबुलर डोमेन्स प्रोजेक्टेड। बोल रहे साइटोप्लाज्मिक वाला लीफलेट, ये वाला साइटोप्लाज्मिक वाली साइड पे अगर आप देखोगे ना तो क्या है, ग्लोबुलर डोमेन्स जो है वो प्रोजेक्टेड हैं, ठीक है। ये वाली ग्लोबुलर डोमेन्स इनकी बात कर रहा है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर बात कर रहा है इसकी। और बोल रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट वाली साइड पे भी है, यानी कि आउटर साइड वाली पे। बोल रहा है टिपिकल स्फिंगोलिपिड कोलेस्ट्रॉल राफ्ट विद एसोसिएटेड जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर वाली साइड पे क्या है, आउटसाइड वाली साइड पे क्या है, सेम स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल का राफ्ट बना हुआ है, विद वहां पे जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स वगैरह सब प्रेजेंट होंगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। कैवले जो है वो कहाँ पे एसोसिएटेड होता है, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल अच्छी मात्रा में होगा, ठीक है। कैसे एसोसिएटेड होगा, तो इसकी जो ये तो ये डाइमर बना लेता है ना। अब जब डाइमर बनाएगा तो ये किसके साथ एसोसिएट होगा, कोलेस्ट्रॉल रिच रीजन जहाँ पे भी मेम्ब्रेन में होगा वहाँ पे ये जा करके अटैच हो जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद क्या बोल रहा है, कैवले आर इम्प्लीकेटेड इन अ वेराइटी ऑफ सेलुलर फंक्शंस। बहुत सारे काम जो सेल में है ना वो कैवले मेडिएटेड होते हैं, कैवले प्रोटीन करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि कोई सेल है ना, और यहाँ पे क्या है, कैवले प्रोटीन जो है वो पड़ी हुई है। अब कोई चीज़ जो है उसको अंदर आनी है, ठीक है, वो इस मेम्ब्रेन को जो है वो सीधा स्पैन नहीं कर सकता, तो ये जो कैवले है ना ये इस तरह से कैविटी क्रिएट करता है, और ये जो चीज़ है ना ये अंदर यहाँ पे आ जाएगी, और फिर यहाँ से ये डिटैच हो जाता है और ये ट्रांसपोर्ट भी करवाता है फिर सेल में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सिग्नलिंग हो गई है ना, ट्रांसपोर्ट हो गया, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कैवले मेडिएटेड होते हैं।
ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया, बोल रहा है इंक्लूडिंग मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग विद इन सेल्स, है ना, कि ट्रैफिकिंग यानी कि ट्रांसपोर्ट करना हो किसी चीज़ को, एंड द ट्रांसडक्शन ऑफ एक्सटर्नल सिग्नल्स इनटू सेलुलर रिस्पॉन्सेस, ठीक है, एक्सटर्नल सिग्नल्स को सेलुलर रिस्पॉन्सेज में जो है वो चेंज करना है, ट्रांसडक्ट करना है ना, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा। बोल रहा है द रिसेप्टर ऑफ इंसुलिन एंड अदर ग्रोथ फैक्टर्स as well as certain GTP binding proteins and protein kinase associated with the transmembrane signaling, उसमें भी जो है वो आपका कैवले जो है वो हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो सिग्नलिंग में भी ये हेल्प करता है। seem to be localized in rafts and perhaps in कैवले, ठीक है, तो कैवले जो है वो आपको मोर स्पेसिफिकली ज़्यादा अमाउंट में जहाँ पे भी लिपिड राफ्ट्स बने होते हैं ना वहाँ पे देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये एसोसिएट ही करता है किसके साथ? कोलेस्ट्रॉल के साथ, और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा अमाउंट में कहाँ होगा? जहाँ पे राफ्ट्स बने होंगे, ठीक है। तो कैवले का जो काम है वो बहुत सारे वास्ट फंक्शंस ये परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, इसके एक एक लाइन पर से जो है ना वो क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे कैवले जो है वो बताओ कहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होगा, तो आपको वो स्टेटमेंट ढूंढनी पड़ेगी कि जी कोलेस्ट्रॉल जहाँ पे ज़्यादा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं इसके स्टेटमेंट वाइज, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो हम आपके लिए जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लाते रहेंगे, और आपको लंबे लंबे लेक्चर्स जो हैं है ना वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर्स में क्या होता है ना, कंसंट्रेशन टूट जाती है। जब वीडियो खत्म होगी तो कंसंट्रेशन टूट गई। अगर आप यही 2 घंटे का लेक्चर जो है वो कवर अप करोगे, इससे क्या होता है कि एक बार बंदे का फ्लो बना होता है तो एक ही बारी में पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो ख़त्म, राइट। चलो, छोटी छोटी वीडियोस जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि कुछ जो मतलब टॉपिक्स होते हैं उनको आप पूरा नहीं पढ़ सकते, है ना, तो कुछ कुछ सब टॉपिक्स बना करके उनको कवर किया जा सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर जो है वो शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसी तरह की और वीडियोस आप चाहते हैं और हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हो, या फिर अगर आप हमारे साथ जो है वो प्रिपरेशन करना चाहते हो, हमारे बैचेस में इंक्लूड होना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएंगे, आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, है ना। आप किसी भी वे से हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे साथ बात कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्सनली गाइडेंस भी चाहिए तब भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पर्सनल गाइडेंस तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, और ऑल द वेरी बेस्ट।